ओके, तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर खत्म किया, फिनिश किया एंड सारे टॉपिक्स हमने कवर किए इस चैप्टर के, मैग्नेटिक और मैग्नेटिक इफेक्ट के। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि आपका कोई डाउट है इस चैप्टर को लेके तो पूछिए। कोई भी डाउट इस चैप्टर से लेके है अगर आपका तो आप पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल 3। What is the radius of the path of electron? मास गिवन है एंड चार्ज मूविंग एट स्पीड v दे रखा है इन मैग्नेटिक फील्ड गिवन है परपेंडिकुलर टू इट। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन। क्या दिक्कत होगी? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है सोनिया। सर उसमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अलग है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अलग है। हाँ समझ नहीं आया वो। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अलग है। देखो, फ्रीक्वेंसी होता है 1/t होता है ना। और t होता है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड यानी टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड और टाइम रिलेशन अगर देखें तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और आप बताइए अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो वो कैसा मूव करेगा? सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। यानी कि अगर इसका डिस्टेंस हम निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? सरकमफ्रेंस यानी 2πr। और मान लीजिए वो v वेलोसिटी से एंटर किया है तो वेलोसिटी v t की जगह पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/t की जगह 2πr अपॉन में v, मतलब ऊपर चला जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v अपॉन में 2πr फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो आई गेस यही फॉर्मूला दिया हुआ है। क्लियर सोनिया? ओके, एनी अदर डाउट? देखिए, होमवर्क मैंने दिया था और मेरे को जहां तक आइडिया है आपके जो डाउट्स होने चाहिए वो सारे होमवर्क से ही होने चाहिए, क्योंकि थ्योरी पोर्शन तो आप रिकॉर्डिंग में से देख सकते हो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे होंगे तो वहां पे सारी एप्लीकेशन, आप जितना भी सीखा आपने वो सब अप्लाई करोगे। तो बेसिकली आप उन्हीं चीजों को अप्लाई करते वक्त क्या दिक्कतें आ रही हैं उन्हीं चीज को देख रहे होगे। तो हाँ, तो वही बेसिकली जिन्होंने किया होगा उनके प्रॉब्लम्स होंगी। ये क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम्पल 10 कौन सा क्वेश्चन है सोनम? ये एक्सरसाइज का कि एग्जाम्पल का? एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। Two moving coil meters M1 and M2 have the following particle R and A, B. करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखो, दो कॉइल्स दे रखी हैं M1 एंड M2। दोनों के लिए करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लगाओ और इसका भी फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, समझ गए? और उसका रेशियो निकाल दो। इसमें दिक्कत क्या हो रही है? डायरेक्ट न्यूमेरिकल तो है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें। हाँ जी सोनम, फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है क्या इसमें? नहीं ठीक है। नहीं समझे? करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है K अपॉन में NAB। यही होता है ना करंट सेंसिटिविटी का।
दोनों को जब डिवाइड करोगे तो आप देखोगे NAB का डिवीजन आ जाएगा 1 और 2 का, तो बस फॉर्मूला ही लगाना है। ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट? और किसी का कोई डाउट नहीं है? चलिए फिर, डाउट नहीं है तो फिर अब मैं ही फिर क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर, अब एडिशनल के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स, एन की वैल्यू दे रखी है, रेडियस है, करंट है, इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, बी दे रखा है, मेक्स एन एंगल, एंगल दे रखा है, कैलकुलेट द मैग्नेट ऑफ काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट। तो टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई करना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पहले केस में टॉर्क निकालना है। टॉर्क इक्वल टू होता है एम बी साइन अल्फा, ठीक है, और एम क्या होता है? एन आई ए बी साइन अल्फा। तो आप देखिए, आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, एन की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है, अल्फा गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, और रेडियस दिया हुआ है। रेडियस दिया हुआ है तो आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया क्या निकालोगे? पाई आर स्क्वायर करके एरिया निकाल लो, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा एन आई पाई आर स्क्वायर बी साइन अल्फा। तो सारी वैल्यूज आपको गिवन है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। बी पार्ट में गुड, तो बी पार्ट में बोल रहा है कि कि आपका जो आंसर आ रहा है, मतलब इससे जो आंसर आएगा वो आंसर अगर क्या चेंज होगा अगर आप इस कॉइल के बजाय पे कोई दूसरी कॉइल रख दो जिसका इरेगुलर शेप है। कोई दूसरी कॉइल रख दी जिसकी इरेगुलर शेप है, तो ऐसे में क्या, और उसका एरिया सेम है। शेप तो इरेगुलर है बट एरिया क्या है? सेम है। तो अगर एरिया सेम है तो क्या आपके आंसर में कोई चेंज आएगा? नहीं। अगर एरिया सेम है तो वो ए की जगह पे वैल्यू चेंज नहीं हुई, नंबर ऑफ टर्न सेम है, आई सेम है, बी सेम है, एंगल सेम है, तो दैट मीन्स टॉर्क चेंज होगा ही नहीं। तो टॉर्क चेंज नहीं होगा तो हमारा आंसर भी चेंज नहीं होगा, तो आंसर वुड बी नो। और कोई क्वेश्चन? नहीं, सोनम क्लियर। बाकी जी, दिव्यांशु, ऑनर 7x रीनेम कर लिया करो भाई। दिव्यांशु जी, आशीष, क्या बात है, खाली क्लास अटेंड करने आते हो? हम्म, या पढ़ाई भी करनी है कुछ? चलिए कुछ क्वेश्चन देखिए। एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 4.14। टू concentric circular coils X and Y of radii 16 centimeter and 10 centimeter respectively lie in the same vertical plane containing the north to south direction। ठीक है, यानी कि ये मान लीजिए इस तरीके से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और कह रहा है कि दो सर्कुलर कॉइल हैं जो कि को प्लेनर हैं। को प्लेनर का मतलब कि को एक्सियल हैं, सेम प्लेन एक्स शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाला x मान लो, इसको y मान लो, और इंफॉर्मेशन गिवन है। इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है? कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स x एंड y ऑफ रेडाई
रेडाई x का 16 सेंटीमीटर और रेडाई y का 10 सेंटीमीटर। ठीक है। सेम वर्टिकल प्लेन containing the north south direction, coil x has 20 turns, coil x has 20 turns and carries a current of 16 एम्पियर, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? 16 एम्पियर। coil y has 25 and carries current 18 एम्पियर। 18 एम्पियर इसमें करंट फ्लो कर रहा है। The sense of the current in x is anti-clockwise and clockwise in y, यानी कि x में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि ये हो गया, और y में क्या है? क्लॉकवाइज। सॉरी, x में क्या कह रखा है? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये होगी एंटी क्लॉकवाइज और ये हो जाएगी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये करंट की डायरेक्शन है। Give the magnitude and direction of the net magnetic field due to the coils of their center। बोल रहा है कि सेंटर O पे नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, और डायरेक्शन भी पूछा है। डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड दोनों निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकते हैं। आप दो कॉइल है और आप देख रहे हो कि इस कॉइल के सेंटर पे है, तो सेंटर के लिए फॉर्मूला हमने निकाला था। क्या निकाला था फॉर्मूला? magnetic field at the center of the circular coil current carrying conductor, that is mu naught I upon में 2r, mu naught I upon में 2r। ठीक है, ये किसका निकाला था? सर्कुलर सेंटर पे, और नंबर ऑफ टेंस अगर n है तो n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, रेडियस r कैपिटल ले रखा है तो यहाँ पे r कैपिटल लिख देते हैं। तो इसी तरीके से आप bx का निकाल लोगे और by का निकाल लोगे। समझ रहे हो, है ना? bx और by दोनों के लिए निकल जाएगा। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो x की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, यानी बाहर की तरफ। ठीक है, और y की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड की। कैसे निकाला? राइट हैंड थंब रूल। अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी तो आप क्या लगाएंगे? राइट हैंड थंब रूल। एक्स में जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में लगाओ तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, और वैसे ही वाई पे लगाओगे तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा बड़े वाली की डायरेक्शन बच जाएगी। ठीक है, समझ गए? किसी को इसमें कोई डाउट? फॉर्मूला वैल्यू आप पुट कर लेंगे। समझ में आया सभी को? अगर समझ में आ गया तो एक बार यस कर दो, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, समझ में आ गया है। सिंपली देखोगे तो बी वाई का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा आएगा। इसका आंसर आना चाहिए आपका 9 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, और इसका आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, तो आप देखोगे बी वाई ज्यादा आ रहा है, नेट निकालना है तो बी वाई में से बी एक्स को क्या कर दोगे? माइनस, और बी वाई वाली डायरेक्शन रह जाएगी यानी कि इनवर्ट। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये तो आप मेरे को सॉल्व करके खुद आंसर बताएंगे कितना आ रहा है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तब। निशु, एक्सरसाइज का क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल? सर एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। लॉन्ग स्ट्रेट
करंट के अकॉर्डिंग देखो ना, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है नॉर्थ टू साउथ करंट है, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ करंट की डायरेक्शन है, मतलब कि इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, नीचे की तरफ करंट जा रहा है तो इस तरफ के से राइट हैंड थंब रूल लगाओगे। तो यानी देखो, अगर इस वाले पोर्शन में देखते हो तो आपका इनसाइड जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और इस वाले पोर्शन में देखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। और जिस पॉइंट पे निकालने के लिए बोला है उस पॉइंट पे देखेंगे। तो आपको निकालने के लिए किस पे बोला है? आपको बोला है ईस्ट वेस्ट, इस पॉइंट पे निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो जब राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो इस वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आउटवर्ड, ठीक है। आप क्या बोलोगे? आउटवर्ड आ रहा है, क्योंकि ऐसे घूम के आ रहा है ना, तो इसमें कहेंगे आउटवर्ड। समझ में आया निशु? Yes, sir. उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल पावर, सेम तरीके से फोर्थ क्वेश्चन में राइट हैंड थंब रूल लगाओ और पॉइंट पे जिस डायरेक्शन में फिंगर्स की डायरेक्शन आ रही है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था आपका एडिशनल का 4.14, ये 4.14 क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एडिशनल का 4.22, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। 4.21, ये सारे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, ये आप खुद करेंगे। 4.21 एंड 4.22, ये एक और होमवर्क में ऐड कर लेंगे। मेरा क्वेश्चन है 4.27। 4.27 में आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, तो उसको चेक करके अपने आंसर बताएंगे कैसे आया, और आंसर बताएंगे क्या आ रहा है आप लोगों का। A galvanometer coil has resistance of 12 एम्पियर ओम, सॉरी, रेजिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर का है वो कितना दे रखा है? 12 ओम, ठीक है। एंड मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर, यानी करंट कितना फ्लो कर रहा है? 3 मिली एम्पियर। How will you convert the meter into voltmeter of range 0 to, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी रेंज 0 टू 18 वोल्ट होनी चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप वोल्ट मीटर को कैसे कन्वर्ट करोगे, ये आपने सीखा था, तो आंसर बताइए। अब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? सीरीज में रेजिस्टेंस निकाल लगाते हैं, बस। तो आपको उस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के दिखानी है। सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते हैं ना, हाँ, तो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते तो आपका वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। बस जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हाउ विल यू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, देन यू से, तो आपको क्या करना होगा? बेसिकली उस रेजिस्टेंस का आंसर निकालना है, वैल्यू निकालनी है, और बोलना है कि इतने ओम का रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे? सीरीज में लगा देंगे, बस। तो रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू आएगी ये बताइए, क्योंकि फॉर्मूला हमने कल निकाला था। रेजिस्टेंस बताइए कितना आएगा, जल्दी से।
फॉर्मूला क्या बनाया था आप लोगों ने? क्योंकि एमीटर बना रहे हैं और रेजिस्टेंस ही निकालना है, मतलब शंट निकालना है, तो शंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बना था? आई जी अपॉन में आई माइनस आई जी इंटू में जी, ये फॉर्मूला बनाया था। ठीक है, तो वैल्यू देखिए जी, यानी कि ये जो करंट दे रखा था 4 मिली एम्पियर, ये आई जी करंट दे रखा था। मिली में जो दे रखा होगा वो गैल्वेनोमीटर करंट दे रखा होगा। तो आई जी आ गया 4 इंटू 10⁻³ अपॉन में आई कितना है 6 माइनस 4 इंटू 10⁻³ इंटू में जी कितना है 15 ओम। सॉल्व करके किसी का आंसर आया? नहीं आया। 0.01 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कहाँ से आ गया मनीष? 0.01 तो ठीक है, पर ओम लिखेंगे ना, 0.01 ओम, 0.01 ओम या फिर 10⁻² ओम। तो ये थे कुछ क्वेश्चन करने वाले एडिशनल में से। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखो, इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्टली डेरिवेटिव बनेगा या फिर उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल होंगे वो बनेगा। तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन इसमें कम है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल किसी बड़े फॉर्मूले पे बनाता है तो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो पेपर है वो ज़्यादातर इस चैप्टर से कॉन्सेप्चुअल और डेरिवेटिव क्वेश्चन आएंगे, और अगर न्यूमेरिकल आया तो कुछ ऐसा ही आएगा छोटा मोटा सा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरा, प्राइवेट स्कूल में कुछ भी हो सकता है, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, वहाँ के टीचर कुछ अलग ही हिसाब से पेपर बनाते हैं, तो प्राइवेट स्कूल का वो अपने हिसाब से बनाएंगे। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस अलग से करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में। आप लोगों ने डायरेक्शन के रूल सीखे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो उसके बेस पे एक क्वेश्चन है, ये आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस का मतलब आप जानते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड और पेपर, जो भी आप जिस पे बना रहे हैं, ठीक है, एंड इनवर्ड अंदर की साइड है। इसमें दो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहे हैं वी वेलोसिटी से, ठीक है। क्या कर रहे हैं? दो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहे हैं वी वेलोसिटी से। एक है प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव, और एक है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। आपको दोनों की डायरेक्शन बताना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करने के बाद दोनों की मोशन की डायरेक्शन क्या होगी। लगाइए, पहले तो ये बताइए कौन सा रूल लगाएंगे। हमने 3 रूल सीखे हैं, उस रूल में से कौन सा रूल लगाएंगे ये बताइए सबसे पहले तो, किसी को आइडिया आ रहा है तो। चलो, 2 रूल में से बता दो, राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इन दोनों में से कौन सा लगाएंगे? कोई तो बोलो। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल जब भी लगाते हैं जब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो, राइट हैंड थंब रूल तभी लगता है। उसके अलावा राइट हैंड थंब रूल कहीं नहीं लगेगा। राइट हैंड थंब रूल इज बेसिकली टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। यहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। गुड मनीष, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे।
और क्यों लगाएंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया जाता है जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, देन उस पे क्या फोर्स लग रहा है उसकी वजह से, क्योंकि डायरेक्शन मतलब फोर्स लगना। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर आप लगाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ गई? अपवर्ड। और ये जो हम रूल लगाते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये रूल लगता है पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो अगर चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, बस इतना ध्यान रखो। तो पॉजिटिव के लिए तो ये रूल लगाया, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? आई अपवर्ड। इसका मतलब ये अंदर एंटर करके कैसे घूमेगा? ऐसे, यानी एंटी क्लॉकवाइज। और क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, बाकी सब कुछ सेम है, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब कि क्लॉकवाइज। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव के लिए हो गया, ये पॉजिटिव के लिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है पेपर के परपेंडिकुलरली और वेलोसिटी v है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मोशन करता है, जबकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्लॉकवाइज मोशन करता है। ठीक है, इसके बेस पे निकाला ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बाकी तो इसमें डेरिवेटिव पार्ट है सारे। ये भी क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर निकाल के दिखाइए। स्क्रू रूल, नहीं स्क्रू रूल नहीं लगा पाओगे, स्क्रू रूल नहीं लगा पाओगे मनीष। स्क्रू रूल बेसिकली ज्यादातर वेक्टर प्रोडक्ट जब हम देखते हैं उस पे, उसके बेस पे देख सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, यानी एंगल पता हो। जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या है? एफ बी आई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल पता है, और डायरेक्शन क्या, करंट से मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड से करंट है, उस केस में हम रूल स्क्रू रूल लगाते हैं। जैसे ए क्रॉस बी है या बी क्रॉस ए है, उस केस में हम स्क्रू रूल का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ सिंपली फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, तो वहां पे ऐसा केस हम स्क्रू रूल का अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर एक्स एंड वाई। ठीक है, दो वायर्स हैं एक्स एंड वाई पैरेलल, और इन एक्स और वाई में दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और इसमें करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। Calculate the magnitude and direction of the force on a 20 सेंटीमीटर लेंथ of the wire Y। यानी Y की जो लेंथ है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर Y, यानी Y के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों निकालने के लिए बोल रहा है। तो निकालेंगे फटाफट। आपको पता है फॉर्मूला सेम ही होता है हर केस में, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर फोर्स की डायरेक्शन बताएंगे मेरे को। फोर्स की डायरेक्शन तो आपने रट ली होगी, ये तो देखते ही पता चल गया होगा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होनी है। ठीक है, आपने देखा होगा सेम, करंट की डायरेक्शन अगर सेम होती है तो वो फोर्स एक दूसरे की तरफ लगाते हैं, यानी अट्रैक्ट करते हैं। और अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, बाहर की तरफ फोर्स लगता है। ठीक है, ये तो आपने देख लिया होगा। अभी क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी, दोबारा बना रहा हूँ, रिकनेक्ट कर लो, तब तक सॉल्व कर लो क्वेश्चन में, क्लास दोबारा री बना रहा हूँ। ठीक है, दोबारा होस्ट कर रहा हूँ, आप लोग रिकनेक्ट कर लेना।
आपने फॉर्मूला पढ़ा था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है, एफ म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन में 2 पाई डी। 400 नहीं, 400 नहीं है, पुट करना है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल, नीचे 4 पाई कर दो, इजी हो जाएगा। 2 इंटू 10⁻⁻7, I1 कितना है 10, I2 कितना है 5, लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। सेंटी मतलब 2 माइक की पावर -2, और 5 सेंटीमीटर क्या है दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो 5 इंटू 10⁻²। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 8 इंटू 10⁻⁻5। 8 इंटू 8, इधर तो 4 लिखा है। चलिए देखते हैं, 5 से 5 गया 20, 400 इंटू 10⁻⁻7, और ये कितना गया, ये आया 4 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। हाँ जी, किस किस का सही आया? हाँ सही है, मनीष, मनीष का आ गया सही। 4 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, ये आंसर आना चाहिए। ओके, तो ये इसका क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। जिनका आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो चेक करिए कहाँ पे गलती आई करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A square coil of side 10 सेंटीमीटर हैज 20 टर्न्स, यानी कि जो साइड है स्क्वायर की वो 10 सेंटीमीटर है और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 20, एंड कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। करंट कितना फ्लो कर रहा है 12 एम्पियर। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली, द नॉर्मल टू द प्लेन of the coils makes an angle of 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field। यानी कि जो दो एंगल दे रखा है, the normal to the plane of the coil makes an angle of 30 degree। इसका मतलब कौन सा एंगल हो गया, अल्फा, क्योंकि नॉर्मल कौन बनाता है, अल्फा ही तो बनाता है। Direction of uniform horizontal magnetic field, if the torque experienced by the coil equals to, टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है 0.96 न्यूटन मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बी निकालना है। चलिए, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल से। कोई चलिए देखिए, सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, पर ज़्यादा ज़्यादा 3 मिनट लगने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ये ध्यान रखना है कि जो टॉर्क का क्वेश्चन होता है ना, यानी कि जो कॉयल वाला होगा जिसमें टॉर्क निकल रहा होगा, उसमें दो एंगल बनते हैं, एक थीटा और एक अल्फा। थीटा जो एंगल बनता है वो किसके साथ बनता है, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के साथ, कॉयल के प्लेन के साथ। और जो अल्फा एंगल बनता है वो किसके साथ बनता है, नॉर्मल टू द प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये ध्यान रखना है।
आशीष 8, बस 8, ओनली 8। क्लोज हो बट एक माइनर सा एरर की वजह से आपका आंसर गलत माना जाएगा। पावर की गलती कर रहे हो, 10 रेज टू पावर की गलती कर रहे हो आप। जीरो पॉइंट एट, हाँ 0.8 आंसर होगा। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन अल्फा, एम जो होता है वो होता है NIAB साइन अल्फा, बी निकालना है तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन में NIA साइन अल्फा। वैल्यू पुट करो, आंसर 0.8 टेस्ला। ठीक है, ये आंसर है। उसके बाद ये तो कर चुके हो आप लोग। न्यूमेरिकल सेक्शन इसका बहुत कम है, मतलब ज़्यादातर सारे डेरिवेटिव पार्ट हैं, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा। अभी तक आपके पास चैप्टर 3 तक के असाइनमेंट आ रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने भेजे हैं चैप्टर से रिलेटेड। आगे के चैप्टर्स के मैं 1-2 दिन में भेज दूंगा, यानी वो चैप्टर भी इसमें इंक्लूड होगा। उसमें 8th चैप्टर तक होंगे आई गेस, ठीक है। तो उसमें जो कॉन्सेप्चुअल और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको आप सॉल्व कर लेंगे। बाकी इस चैप्टर में ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है नहीं ज्यादा कुछ। ओके, तो एक क्वेश्चन और है वो देख लेते हैं। मैं समझा देता हूँ वो कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें मेरे को मिल नहीं रहा है। ये अगर आपका सॉल्व हो गया है, बाकी तो और इसमें है नहीं। हाँ एक ये क्वेश्चन है ना। ओके चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का तो नहीं है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो कॉइल हैं, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, और इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का क्या हिसाब है कि ये इस तरीके से बने हुए हैं, यानी कि ये एक कॉइल ये हो गई और जिसका एक्सिस ये जा रहा है, और एक एक्सिस ये है कि जिसका ये कॉइल है, ठीक है। इस तरीके से सेंटर से जा रहा है। दोनों का जो डिस्टेंस है ये भी x है और ये भी x है, ठीक है। तो करंट की जो डायरेक्शन है इसमें, मतलब कि ये समझ लो इस तरीके से है, ये अंदर वाला पोर्शन है, इनसाइड वाला, मतलब इसको इस डॉटेड लाइन इनसाइड वाला केस है, दैट इज ए, ठीक है। तो ये हो गया, और इसका जो डॉट करंट की डायरेक्शन है ये इसका डॉटेड पार्ट वाला अंदर वाला हिस्सा हो गया, ये डायरेक्शन है, ठीक है। अब आपसे बोलता है कि इन दोनों कॉइल की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड बताइए क्या आएगा और डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। ये निकालने के लिए बोलता है। तो सिंपल सी बात है कि फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे, आप देख रहे हैं करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और एक्सिस पे निकालना है, तो एक्सिस वाला डायग्राम डेरिवेशन का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, और इसमें एक अजम्पशन वाला केस ले लेंगे कि जो रेडियस है वो कंपेयर टू डिस्टेंस के काफी कम है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि टू स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स मार्क्ड 1 and 2 carrying equal currents are placed with the geometrical axis perpendicular to each other as shown in the figure. Find the magnitude and direction of net magnetic field at the point O. इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। इसको आप कर चुके हो, इसको मैं हटा रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, तो हमें क्या करना है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है।
इसकी और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालोगे। तो कैसे निकालोगे, देखो पहले इसको निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं। तो अगर आप देखोगे कॉइल का ये वाला पोर्शन करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, इस पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी। ठीक है, इसको B1 लिख दो। और इसकी वजह से राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, अब क्या केस है कि मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो फॉर्मूला जो अप्लाई करोगे वो फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2x क्यूब, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अगर हम इसके रेडियस को इसके कंपेयर में नेग्लेक्ट कर दें, यानी बहुत छोटा हो जाए, ये फॉर्मूला बनेगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, B1 निकाल लोगे और B2 निकाल लोगे। ठीक है, B1 निकाल लोगे और B2 निकाल लोगे। फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2x क्यूब, और सेम यहाँ पे बन जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2x क्यूब। आप देख रहे हो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अब यहाँ पे देखो नेट निकालना है, तो ये क्या हो गया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यानी कि वेक्टर फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म है, और वेक्टर फॉर्म का अगर नेट निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, यानी कि ये निकलेगा B। तो B इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट B1 प्लस B1 का स्क्वायर एंड B2 का स्क्वायर, यही आएगा, B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर। एंगल 90 है तो कॉस 90 जीरो होता है, तो आगे वाला पोर्शन हट जाएगा। वेक्टर वेक्टर का रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बस क्या लगाया, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, लिख दो। B1 क्या मिला आपको, B1 इक्वल टू मिल गया, दोनों का मैग्नीट्यूड आप B मान लो, B का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि 2B का स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 2B। तो और B की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप रख सकते हो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2x क्यूब B। ठीक है, और आप कह सकते हो एंगल क्या बनाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एंगल क्या बनाएगा, 45 डिग्री, ये कर सकते हो। या फिर हमने वेक्टर में सीखा है, जब रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम निकालते थे, तो रिजल्टेंट के लिए आप तो ये करते थे, पर एंगल निकालने के लिए वेक्टर का आप क्या निकालते थे, tan निकालते थे, tan थीटा निकालते थे। तो वही हम यहाँ पे tan निकालेंगे, tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B2 अपॉन में B1। ठीक है, B2 अपॉन में B1, तो एंगल आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एंगल क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और अगर एंगल 1 आ, ये मतलब tan बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री, यानी कि एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री। अच्छा, इसमें बताओ नहीं समझ में आया तो, मनीष, सोनम, सोनिया, क्या किया हमने, पहले इसकी वजह से मैग्नीट्यूड निकाला, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, इसमें हमने अप्लाई किया है कि जो इसका रेडियस है वो कंपेयर टू एक्स क्या है, नेग्लिजिबल है, तो नेग्लिजिबल केस वाला आपका केस बन गया फॉर्मूला। तो दोनों का करंट सेम है, रेडियस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो फॉर्मूला मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, पर इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और इसकी डायरेक्शन राइटवर्ड है। दोनों का नेट निकालना है, तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, B इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा यानी कि 90 कॉस 90 जीरो, तो ये वाली टर्म हट गई। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैंने B लेट कर लिया है, B का करा तो 2B स्क्वायर रूट 2 बाहर B, और फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन के लिए हम tan निकालते थे, तो tan बीटा निकाल लिया, यानी कि रेसिप्रोकल किसी का भी रेशियो निकाल दो, B2 बाई B1 या B1 बाई B2। ठीक है, एंगल उसके साथ बन जाएगा, तो कितना आ गया 1, तो बीटा इज इक्वल टू 45, चाहे इधर से देख लो 45, चाहे इधर से देख लो 45। वैसे अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो नीचे B1 है, तो B1 के साथ एंगल बनना चाहिए 45, तो इसलिए नीचे लिख दिया 45 यहाँ, समझ गए। अगर मैं लिखता B1 बाई B2, तो जो एंगल बनता है वो डिनोमिनेटर के साथ बनता है, तो मेरे को फिर 45 में इस तरफ से दिखाता, बट दोनों साइड 45 ही बनेगा, क्योंकि टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बीटा आपका कितना आ गया, 45 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है कई बार। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और देखो आप क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, इसका रेडियस अगर दे रखा है, तो उस केस में आप पूरा वैल्यू लिख सकते हो फॉर्मूला का, जो हमने डेराइव करके निकाला था। बाकी आप नेग्लिजिबल केस भी ले सकते हो। नेग्लिजिबल केस हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि सॉल्व करने में इजी हो जाए, तो उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी, पूरे पॉइंट क्लियर है सभी।
मनीष, सोनम, सोनिया, मनीष को तो क्लियर हो गया, सोनिया यस, चलिए तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी हो गए। आई होप ये चैप्टर क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में अगर आपको यानी कि मंडे को आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप लेके आएँ, अदरवाइज मंडे से मैं चैप्टर 5 स्टार्ट करूंगा। असाइनमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन गूगल क्लासरूम में दूंगा और चैप्टर 4 भी क्लियर हो गया आपका। अभी चैप्टर 3 का टेस्ट लेना है। मनीष जल्दी से चैप्टर 3 खत्म करो, फिर टेस्ट दे देना, ठीक है? तो अभी आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट नहीं है तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।